ये रहा घांगरिया जो मुख्य पड़ाव है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब का। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का ये खूबसूरत सा नज़ारा और ये रास्ता जहाँ से फूलों की घाटी का आप प्रवेश द्वार कह सकते हैं। और ये रास्ता यहाँ से होते हुए और मेरी ठीक बाईं साइड पुष्पावती नदी और ये जो ऊपर पर्वत आप देख रहे हैं ये है नर पर्वत। तो जिसकी हाइट लगभग 5800 मीटर के आसपास है। तो कल मैं इसको देख रहा था पीक फाइंडर पे। तो ये यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अभी हम प्रवेश द्वार पे हैं फूलों की घाटी के। तो आज हम फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय पार्क है उसके प्रवेश द्वार पे पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे सूचना वन विभाग के द्वारा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ के द्वारा जो दी गई है उसमें जो लिखा गया है 6 सितंबर 1982 को ये राष्ट्रीय पार्क घोषित हुआ, जिसका कुल क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर है और विश्व धरोहर 2005 में ये यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। तो और कुछ ज़रूरी जो निर्देश हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के द्वारा दिए गए हैं, तो उनका पालन करना भी ज़रूरी है। तो ये अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट की चौकी है यहाँ पर से इसका एंट्री होती है और मुझे बताया गया है कि 200 रुपये पर पर्सन यहाँ पे पर्ची काटी जाती है। तो ये कुछ ज़रूरी जो सूचनाएं जो और ये एक रूट मैप यहाँ पे है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, बेसिक जो जानकारी मैप में हो सकती है। और कुछ फूलों का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो लगभग मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक ध्यान है लगभग 60 प्रजातियों का यहाँ पे जिक्र है। देखें वहाँ अब कितनी मिलती है। तो ये अभी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज वैली ऑफ फ्लावर। तो जैसे कि मैं कह रहा था तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पर्ची कट गई है और अब मैं जो मुख्य गेट है उस पर मैं पहुंच चुका हूं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो आपको दिख रहा है। और हाँ, तो यहाँ पे 80 प्रजातियों का है। मैं पहले 60 मुझे अंदाज़ा था, लेकिन अभी मैं ये जो बोर्ड देख पा रहा हूँ तो ये 80 प्रजातियाँ इसमें मेंशन की गई हैं। तो क्लाइमेट चेंज के साथ देखो इसमें कितना बदलाव आया होगा, ये भी देखने वाली बात है। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर गेट का एंट्रेंस पार कर चुका हूँ और आगे की तरफ की यात्रा क्यों आगे जारी रहेगी। ये जो रास्ता चल रहा है तो ये पुष्पावती नदी के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर सामने पुष्पावती नदी को पार करके हमें फिर अभी हम दाईं तरफ हैं, उसके बाद बाईं तरफ को हमें जाना होगा। तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है और वर्ष 2005 में इसे विश्व धरोहर के रूप में इसको मान्यता मिली यूनेस्को के द्वारा। तब से इसको और ख्याति प्राप्त हुई है। तो काफ़ी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों का यहाँ आना जाना शुरू हुआ है। तो ये है पुष्पावती नदी। तो इसके साथ साथ हम पहुँचेंगे वैली ऑफ फ्लावर। इसका प्रवाह आप देख सकते हैं काफ़ी तेज और इसकी दाहिनी तरफ एक हार्ड रॉक बहुत बड़ी सी आप देख सकते हैं। और ये
जा रही है नदी, पुष्पावती नदी, और नीचे जाके लक्ष्मण नदी में खंगरे में ये शामिल हो जाएगी। और उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए ढूंढार में, फिर इसमें ढूंढार गंगा शामिल होगी, फिर अंततः गोविंद घाट में अलकनंदा में ये शामिल हो जाएगी। मैं अभी फूलों की घाटी प्रवेश द्वार यानी घांगरे के मुख्य द्वार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पार कर चुका हूँ, और 2 किलोमीटर लगभग अभी शेष है। और मैं एक चढ़ाई पे अभी थोड़ा रुका हुआ हूँ और देख रहा हूँ सामने जो आप ये सामने जो नदी की जो जलधारा देख रहे होंगे, तो ये हेमकुंड साहिब से आती हुई जो लक्ष्मण गंगा है, ये वही जलधारा है। तो जो मैं हेमकुंड साहिब की यात्रा में मैं बता चुका हूँ, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो इतनी दूरी पर ये किस तरह से एक सफ़ेद जलधारा दिखाई दे रही है। और मैं अगर इस तरफ की बात करूँ तो यहाँ अभी जो मैं फूलों की घाटी के रास्ते में हूँ, तो नीचे आप देख रहे होंगे कुछ जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी भोजपत्र के पेड़ हैं। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तो आपको साफ दिखाई देगा, और ये सभी भोजपत्र के पेड़ हैं। और ये नीचे का रास्ता जहाँ से मैं अभी ऊपर चढ़ के आ रहा हूँ, और मेरी ठीक बाईं तरफ मैं यहाँ ऊपर से दिखाता हूँ, ये नीचे जो है ये है पुष्पावती नदी, और उसके ठीक साथ में जो रास्ता है वहाँ पर कुछ अभी और पर्यटक दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो क्योंकि 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय होता है यहाँ आने का। 7 बजे यहाँ पे एंट्री मिलती है, और उसके बाद 12 बजे तक ही वो वैलिड होती है। उसके बाद हमें वापस आना होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की और कोई सुविधाएं नहीं हैं प्रकृति के अलावा। इसलिए अपना खाना भी साथ में लेकर के आना होता है, ताकि हमें यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। वैली ऑफ फ्लावर जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से लगभग 100 मीटर आगे आ चुका हूँ मैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी दोनों तरफ रास्ते के कुछ कुछ फूल उगे हैं, और इनमें ज़्यादातर जो ये बारीक सफ़ेद किस्म के जो फूल दिख रहे हैं, तो ये एक प्रकार की वीड है। और जिस सीज़न में मैं यहाँ पे आया हूँ उसमें ज़्यादातर फ्लावरिंग जो है अपनी समाप्ति की ओर होती है। और आप देख रहे होंगे कि बरसात के बाद वीड काफ़ी मात्रा ज़्यादा में वो फैल जाती है। और मेरे ख्याल से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का भी एक फ़र्क दिखाई देता है। आपको फिर से फूलों की घाटी की झलक दिखाते हैं, और फ्रेम में ठीक बीच में जो सामने जो पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है हिमालय की, तो वो रताबन है। तो लगभग 20,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, 20,000 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा उसकी ऊंचाई। और उसके बगल में जो इधर जो सबसे ऊंची जो चोटी दिखाई दे रही है, तो उसे गौरी पर्वत कहते हैं, वो 22,000 है। और उसके बगल में जो छोटा सा नीचे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो सप्तशृंग है। तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये इस तरफ सप्तशृंग, उसके बगल में गौरी पर्वत जिसकी ऊंचाई 22,000 के आसपास है, और इसके बगल में बाईं तरफ जो है वो
तपोवन जो 20,000 के आसपास जिसकी हाइट है। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ के जो घाटी के ठीक सामने जो दिखाई देती हैं हिमालय की, तो वो आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत। हालांकि नीचे घाटी में अगर हम देखें तो ये फूलों की घाटी में, तो मैं फूलों की घाटी के जो जहाँ पर से शुरू होती है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे हूँ। हालांकि अब फ्लावरिंग ख़त्म हो चुकी है और ये दस्तक है सर्दियों के आने की भी, और कुछ गिने चुने फूल ही बचे हुए हैं और ज़्यादातर फूल अब सूख चुके हैं और वीड जो है अब खिलती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि ये, और कुछ इक्के दुक्के फूल भी बचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पहले फूल रहे हैं वो अब सूख चुके हैं, वो क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज का भी शायद असर है और सीज़न भी इसका अपने आखिरी पड़ाव पे है, क्योंकि सर्दियों से आने से पहले ये सूख चुके होते हैं। तो अभी 1-2 किलोमीटर और आगे देखेंगे कि हमको क्या क्या नज़ारा दिखाई देता है। और हाँ, ये ठीक जहाँ से मैं आया हूँ नीचे घाटी से, तो ये जो घाटी दिखाई दे रही है तो ये घांगरिया से ऊपर आते हुए ये घाटी है, और नीचे जो गहराई में दिखाई दे रही है तो ये पुष्पावती नदी का की तलहटी है जो दिखाई दे रही है, और ये दोनों तरफ की पर्वत श्रृंखला है। और छोटी छोटी जो हिम नदियाँ होती हैं वो आपको दिखाई दे सकती हैं यहाँ से। ये 2 सामने से आ रही हैं, एक छोटी ये है और एक ये भी है। तो हमारे जो ग्लेशियर्स जो है ग्लेशियर से आने वाली जो नदियाँ हैं, हिम नद जिनको कहते हैं, वो छोटी छोटी जलधाराएँ आप देख सकते हैं। तो ये छोटे से हिस्से में ही 4 जलधाराएँ आप देख सकते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और बल्कि इस तरह भी मेरी दाहिनी तरफ भी ये छोटी छोटी 2 और जलधाराएँ दिखाई दे रही। तो 6 कुल मिलाकर के 6 जलधाराएँ यहाँ पर एक छोटे से हिस्से में, लगभग करीब 300-400 मीटर के हिस्से में ही ये 5-6 जलधाराएँ यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं। और ये आती हैं ऊपर, ये मैं ठीक नीचे हूँ नर पर्वत के, और आप देख सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और चढ़ाई चढ़ के जाऊँ तो मेरे ख्याल से करीब 400 या 500 मीटर की ऊंचाई पर मुझे पहला जो ग्लेशियर है वो दिखाई देगा, या मैं उसमें पहुंच सकता हूं। तो बिल्कुल, और एरियल डिस्टेंस के हिसाब से लगभग ये करीब 100-150 मीटर के आसपास की दूरी पर मैं हूं। और अगर मैं यहाँ से सीधा चढ़ूँ तो लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पर मैं इस पहाड़ी पर, जहाँ आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पर उसके पहले हिस्से में मैं पहुँच सकता हूँ। छोटी सी जो पगडंडी देख रहे हैं, ये वैली ऑफ फ्लावर के मुख्य रास्ते से लगभग 300 मीटर की दूरी पे, 300 के आसपास की दूरी पे ये जॉन मार्गरेट लेगी की ग्रेव है। और आपको बता दूं कि जॉन मार्गरेट लेगी एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थी, कि जो कि 4 जुलाई 1939 को यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर में कुछ सैंपल कलेक्ट करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी स्मृति में यहाँ पर ये उनकी ग्रेव है, और मैं भी उनकी स्मृति में उन्हें यहाँ पे छोटी सी एक पुष्पों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने प्रकृति और विज्ञान के लिए जो भी अपनी भूमिका निभाई है, जो भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो आप देख सकते हैं ग्रे पे जो लिखा गया है, इन लविंग मेमोरी ऑफ जॉन मार्गरेट लेगी, February 21, 1885 जो उनकी जन्मतिथि है, जुलाई 4, 1939 तो ये उनकी मृत्यु की तिथि है, जो एक दुर्घटना में यहाँ पर मृत हो गई थी। तो लिखा गया है, आई विल लिफ्ट अप माइन आइज अनटू द हिल्स फ्रॉम व्हेंस कम्थ माई हेल्प, मेरी दृष्टि हिमालय के उन शिखरों पर जाएगी जहाँ से मुझे शक्ति मिलती है।
मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं फूलों की घाटी से लगभग 4 किलोमीटर और आगे, और ये ठीक सामने जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये रत्ताबन पर्वत श्रृंखला है। और पर्वत के ठीक और दाईं तरफ सप्तशृंग पर्वत श्रृंखला है। तो कुल मिलाकर जो कुशावती नदी का जो उद्गम है, ये इन 3 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से ही है। और अगर मैं अपने बाईं तरफ देखूं तो इस तरफ नर पर्वत, और नर पर्वत से ठीक और बाईं तरफ जाएं तो हालांकि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीलकंठ पर्वत। तो कुल मिलाकर के ये 5 जो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नर पर्वत और नीलकंठ और रत्ताबन, और तो इनके बीच में ही फूलों की घाटी बसी हुई है। और फूलों की घाटी का जो विस्तार है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3300 मीटर की हाइट से लेकर के 3600 मीटर की हाइट तक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस फूलों की घाटी को खोजने का श्रेय फ्रैंक एस स्मिथ को जाता है, और उनके जो साथी थे RL होल्ड्सवर्थ, वो उनके साथ में थे जब 1931 में वो कामेट पर्वत के अपने आरोहण से आ रहे थे। तो उन्होंने इस घाटी की खूबसूरती देखी और उन्हें ये बहुत पसंद आई थी, और उन्होंने इसे फूलों की घाटी का नाम दिया था। फिर वो वापस आए 1937 में, और 1937 में वापस आने के बाद उन्होंने फिर यहाँ का भ्रमण किया, और यहाँ भ्रमण करने के बाद उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे 500 से ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर उन्होंने 1938 में एक किताब लिखी, वैली ऑफ फ्लावर्स करके जो किताब लिखी थी, उसमें उसका उल्लेख किया था। लेकिन आज जब हम पाते हैं, तो अभी जब मैं सूची देख रहा था, वन विभाग ने जो सूची यहाँ पे लगाई है कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियों के फूल हैं, तो उसमें से 80 प्रजातियाँ ही यहाँ पर आज वो मौजूद होने का उल्लेख करते हैं। तो ये हमारे लिए भी सोचनीय विषय है कि 1938 से लेकर के और अभी तक के समय में ये इतनी प्रजातियां जो तब 500 थीं और आज मात्र 80 रह चुकी हैं, तो ये कहाँ चली गई हैं, कहाँ गायब हो गई हैं, और इनके लिए ज़िम्मेदार कौन है। तो ये हमको सोचने का विषय है। और वो चाहे मनुष्यों का हस्तक्षेप हो और चाहे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हो सकता है उसमें कुछ प्रकृति का भी अपना एक नेचुरल एक प्रोसेस हो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो मुझे लगता है कि जो मानवीय हस्तक्षेप है, उनकी वजह से ये नुकसान धीरे धीरे होता आया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आज मैं सितंबर के आधे महीने से भी पार कर चुका हूँ। आज 17 सितंबर है महीने की, और सामान्यतः उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सितंबर 15-20 के आसपास या सितंबर तक भी फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी देखी जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि क्लाइमेट चेंज का भी यहाँ पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर फूल सूख चुके हैं और उनके जगह पर जो वीड है, तो उसने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर अपना प्रसार कर लिया है। पूरा हर तरफ चारों तरफ वीड ही वीड दिखाई देती है। तो हालांकि आज इस वक्त में वो खूबसूरती तो नहीं दिखाई दे रही है फूलों की घाटी की, लेकिन आसपास का जो नज़ारा है हिमालय पर्वत की पर्वत श्रृंखलाओं का, हिमालय का, वो अद्भुत है। तो वो उसकी भरपाई कर पा रहा है। तो अब शायद इसका जो यहाँ पे भ्रमण का जो टाइम पीरियड जो सरकारी रूप से है, तो उसको भी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बदलना चाहिए कि पर्यटक यदि आते हैं और बड़ी दूर से और बड़ी मेहनत से यहाँ पर चढ़ाई चढ़ के आते हैं, और उसके बाद उनको यहाँ पर अगर फूल वगैरह नहीं दिखाई देते, तो वो बड़े हतोत्साहित होते हैं और मन बड़ा ख़राब होता है। तो यह भी सोचा जाना चाहिए कि वक्त के साथ में जो यहाँ का टाइम पीरियड है वो भी बदला जाए, और ज़्यादातर ये सोचा जाए कि इस जगह को और कैसे संरक्षित किया जाए, और जो यहाँ की पहचान थी, यहाँ के फूलों की वजह से जो पहचान थी, वो कैसे फिर से यहाँ पर स्थापित की जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, सन 2005 में यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर के रूप में इसे स्थापित किया है, और एक विश्व धरोहर
की पहचान विश्व धरोहर के तरह ही होनी चाहिए। तो मैं आप सभी जो श्रोता हैं, दर्शक हैं या पर्यटक हैं या प्रकृति प्रेमी हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ ऐसा भी कोई कृत्य ना करें जिससे कि यहाँ के पर्यावरण को नुकसान हो। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि एक छोटी सी जो तितली है तो यहाँ पर आ रही है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो तितली को एक इंडिकेटर माना जाता है कि अच्छे पर्यावरण का एक संकेत माना जाता है। हालांकि फ्लावरिंग अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तितलियों की संख्या भी लगभग ना के बराबर मुझे दिखी है यहाँ पर। तो आगे इस पर भी बात जारी रहेगी। शुक्रिया। की घाटी में तमाम निर्देशों के बावजूद आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की बोतलें, और ये जगह जगह इस तरह का कबाड़ आपको काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है। तो ये हम पर्यटकों की भी संवेदनशीलता है कि हम इस तरह के संवेदनशील जगहों को भी किस तरह से अपने कूड़े करकट से इसको तबाह कर रहे हैं। तो यह भी सोचनीय विषय है। अब ये हो चुकी है वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी की यात्रा का अंतिम पड़ाव। तो धन्यवाद नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ।